आज है 6 फरवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे संसद में चल रहे भारी गतिरोध और राहुल गांधी को बोलने न दिए जाने पर विपक्ष के कड़े रुख की। साथ ही जानेंगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के बारे में जहां शीर्ष नक्सली नेता समेत 6 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे पाकिस्तान की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले पर और क्रिकेट के मैदान से आई उस खबर पर जिसने रिकॉर्ड बुक्स को बदल दिया है जहां 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। संसद के बजट सत्र का पहला चरण हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में प्रीता नायर बताती हैं कि लोकसभा में विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी चरम पर है। विपक्ष का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब और चीन सीमा विवाद पर बोलने नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा 8 सांसदों के निलंबन ने आग में घी का काम किया है। शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को फटकार लगाई कि अब तक 19 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन विपक्ष साफ कर चुका है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होता और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता तब तक बजट पर चर्चा नहीं होगी। ये सत्र 13 फरवरी तक चलना है लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए 11 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब और बजट चर्चा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुरक्षा बलों को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ी सफलता मिली है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने पुष्टि की है कि एक भीषण मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता प्रभाकर समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। प्रभाकर पर 25 लाख रुपये का इनाम था। दुर्भाग्यवश इस ऑपरेशन में C-60 यूनिट के 38 वर्षीय जवान दीपक चिन्ना मडावी शहीद हो गए और एक अन्य जवान घायल है। पुलिस ने मौके से 3 AK-47 राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। ये ऑपरेशन 3 फरवरी को मिली खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था। घने जंगलों का फायदा उठाकर कुछ नक्सली भागने में सफल रहे जिनकी तलाश जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई के अनुसार 40 से अधिक प्रतिष्ठित नागरिकों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के बयानों पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। इन नागरिकों में डॉक्टर, लेखक और सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हैं। इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री बंगाली भाषी मुसलमानों जिन्हें मियाँ कहा जाता है उनके खिलाफ नफरती भाषण दे रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए एक समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक अपमान करने के लिए उकसा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि चुनाव आयोग की चुप्पी के कारण अब अदालत को ही संविधान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद शुक्रवार को एक बड़े धमाके से दहल गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हो गए। ये हमला तारलाई इलाके की इमामबागा खदीजा अल कुबरा में हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर एक विदेशी नागरिक था और उसके तार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से जुड़े हो सकते हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर हैं। राजधानी के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद भी शांति के आसार कम हैं। द इंडियन एक्सप्रेस और द वायर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुकी समुदाय ने नई सरकार और उसमें शामिल अपने ही समुदाय के विधायकों का विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कुकी समुदाय की नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री बनाया है लेकिन कुकी संगठनों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि किपगेन शपथ लेने इम्फाल नहीं जा सकी और उन्हें दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ लेनी पड़ी। कुकी संगठन अब भी अलग प्रशासन की मांग पर अड़े हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि यह विरोध केवल दिखावे के लिए है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर रोक का मामला तूल पकड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2007 में मेजर जनरल वीके सिंह की किताब पर भी बवाल हुआ था और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था जो 19 साल बाद भी चल रहा है। जनरल नरवणे की किताब को रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के नाम पर 1 साल से रोका हुआ है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को संसद में उठाया था। उधर मेजर जनरल वीके सिंह का कहना है कि रिटायर्ड अफसरों पर सेना के नियम लागू नहीं होने चाहिए और यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ा रोक अपनाया है। डेक्कन क्रॉनिकल की खबर है कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नई वेबसाइट पर 89 भारतीयों को सबसे खतरनाक अपराधी प्रवासियों की सूची में डाला है। इस सूची का नाम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट रखा गया है।
इसमें उन लोगों के नाम और फोटो हैं जिन्हें हत्या, बलात्कार, ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है। ये कदम अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बन रहे माहौल को और हवा दे सकता है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार और हत्या का दोषी यह धर्मगुरु 15वीं बार परोल पर बाहर आया है। 2017 में जेल जाने के बाद से वो 400 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हर बार उसकी रिहाई उनके जख्मों को हरा कर देती है। हालांकि उसके वकील का कहना है कि यह उसका कानूनी हक है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चुनावों और वोट बैंक की राजनीति के चलते उसे बार बार यह रियायत दी जाती है। भारत की राफेल विमान खरीद पर अब अमेरिकी नियमों का पेंच फंस सकता है। जवारिया राणा की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी कंपनी ने फ्रांस की उस कंपनी को खरीद लिया है जो राफेल के लिए कलपुर्जे बनाती है। इसके बाद राफेल विमानों पर अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन यानी आईटीआर नियम लागू हो सकते हैं। इससे भारत को राफेल के इस्तेमाल या अपग्रेड के लिए भविष्य में अमेरिका की अनुमति लेनी पड़ सकती है। फ्रांस की संसद में भी इस डील का विरोध हुआ था। भारत जल्द ही 114 और राफेल विमान खरीदने की योजना बना रहा है। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जमीनी स्तर पर दम तोड़ती दिख रही है। द स्क्रॉल में वीणा नरेगल की रिपोर्ट बताती है कि योजना के 5 साल बाद भी प्रवासी मजदूरों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। दिल्ली में लाखों प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन सिर्फ 4% लोग ही इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं। समस्या यह है कि राशन का कोटा 2011 की जनगणना पर आधारित है, जबकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो राज्य ज़्यादा राशन बांटते हैं उन्हें केंद्र से अतिरिक्त मदद नहीं मिलती, जिससे कर्नाटक और केरल जैसे राज्य दबाव में हैं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली से लड़कियां बड़ी संख्या में गायब हो रही हैं। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक पुलिस ने इसे पेड प्रोपेगेंडा बताया है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में गुमशुदगी के मामले पिछले साल के मुकाबले कम हैं। पुलिस का कहना है कि 2016 से अब तक 77% लापता लोगों को ढूंढ निकाला गया है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ ने अपनी नई रिपोर्ट में अदानी समूह की आलोचना की है। रिपोर्ट का आरोप है कि अदानी समूह पत्रकारों को चुप कराने के लिए उन पर कानूनी मुकदमे थोप रहा है। इसे स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक 15 पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। आरएसएफ ने मांग की है कि ऐसे मुकदमों को रोकने के लिए भारत में सख्त कानून बनना चाहिए। ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंधों की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले अपने हिस्से के $120 मिलियन चुका दिए हैं। लेकिन बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए नया पैसा नहीं रखा गया है, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उधर ईरान के राजदूत ने कहा है कि भारत ने अभी तक अपनी आगे की योजना साफ नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को देखते हुए भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हटता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री करण सिंह वर्मा अपने एक बयान से विवादों में हैं। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक जनसभा में खुलेआम धमकी दी कि जो लाडली बहना योजना की लाभार्थी उनकी बैठक में नहीं आएंगी उनके नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह पैसा सरकार दे रही है, इसलिए उनका सम्मान करना जरूरी है। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यह जनता का पैसा है, किसी की निजी जागीर नहीं। ताजमहल को लेकर चल रही साजिश की थ्योरी अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि नई फिल्म द ताज स्टोरी ने इस बहस को फिर हवा दे दी है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। फिल्म में इसे कोर्ट ड्रामा की तरह दिखाया गया है। हालांकि इतिहासकार और एएसआई ऐसे दावों को कई बार खारिज कर चुके हैं। जानकारों का कहना है कि ऐसी फिल्में समाज में सांप्रदायिक जहर घोलने का काम करती हैं। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए खुशखबरी है। पीटीआई के अनुसार 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ महज 55 गेंदों में शतक जड़ा और 80 गेंदों में 175 रन बनाए। उनकी इस पारी में 15 छक्के शामिल थे। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। वैभव की इस पारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यूके स्थित एक यूट्यूबर डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर को सही ठहराया है। पुलिस का कहना है कि यह संवैधानिक पद की छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश हो सकती है। ओडिशा के बालासोर में एक परिवार ने अपनी पालतू मछली की मौत पर इंसान की तरह अंतिम संस्कार किया। 20 साल तक परिवार के साथ रही इस मछली को लोग घर का सदस्य मानते थे। उसकी मौत के बाद पूरे विधि विधान से उसे दफनाया गया और उसकी याद में एक पौधा लगाया गया। ये घटना बताती है कि इंसान और जीवों का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है।
आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे हरकारा के अगले अंक में कुछ नई और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शोर कम रोशनी ज़्यादा। धन्यवाद।